हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अति पर संयुग्मन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन की। इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं या बेकर नाथन इफेक्ट नाम से भी जाना जाता है। तो अति पर संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन बता देते हैं आपको। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों की ऐसी व्यवस्था हो कि इसके संयुग्मन में अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों तो वह CH बॉन्ड के यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन देकर अनुनाद एक विशेष प्रकार का अनुनाद उत्पन्न कर सकता है। इस अनुनाद के फलस्वरूप बनी हुई संरचना में C तथा H के बीच कोई बंध नहीं रह जाता है। इस घटना को अतिपर संयुग्मन या बंध रहित अनुनाद कहते हैं। इसी का नाम विषम संयोजी अनुनाद भी है। तो इस डेफिनेशन से हमको एक दो चीजें समझ में आती हैं कि अल्फा कार्बन का होना जरूरी है। अल्फा कार्बन होगा तभी उस पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो सारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है नो बॉन्ड रेजोनेंस के लिए या अति पर संयुग्मन के लिए, और अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए पहले अल्फा कार्बन होना जरूरी है। जब अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच वाला सिग्मा बॉन्ड अनुनाद में काम आ जाएगा तो यहाँ फिर कोई भी बॉन्ड नहीं रह जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है और यही अगर अनुनाद में काम आ गया तो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं रह जाएगा। तो ऐसी संरचना जिसमें कि नो बॉन्ड रेजोनेंस पाया जाता है। अभी हम उन संरचनाओं को आपको स्ट्रक्चर दिखाकर डिस्कस करते हैं। इस बात को, इस घटना को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस या बंध रहित अनुनाद भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोनियम आयनों का जो स्थायित्व है उसको हम कैसे समझा सकते हैं। तो पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर तृतीयक कार्बोनियम आयन आपके सामने बना हुआ है। टर्शरी कार्बोनियम आयन, ये है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, ये है प्राइमरी कार्बोनियम आयन और ये है मिथाइल कार्बोनियम आयन। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है, मिथाइल कार्बोनियम आयन की अगर बात करें तो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है वो सीधा हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, किसी भी कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, अर्थात अल्फा कार्बन नहीं है तो फिर उस पर जुड़ा हुआ कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो इथाइल कार्बोनियम आयन का है, जो कि प्राथमिक कार्बोनियम आयन है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। इस पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक मिथाइल ग्रुप आप देख सकते हैं, एक C और उस पर जुड़े हुए 3 H, यानी कि ये कार्बन, यहाँ से जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पर जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो इस संरचना में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इसी प्रकार यदि हम इसको देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर को, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी कि 2 अल्फा कार्बन है। इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन और उन अल्फा कार्बनों से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इसी प्रकार यहाँ पर टर्शरी कार्बोनियम आयन के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं, इसलिए एरो इस तरह से लगाया है हमने। तो 3 मिथाइल ग्रुप हैं, इसका मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस पर, और तीनों अल्फा हाइड्रोजनों पर 3-3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन इस संरचना में उपस्थित है। तो ये तो थी अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या। अब हम आपको बताते हैं कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोनियम आयन होते हैं और चौथा ये जो मिथाइल कार्बोनियम आयन है, उनके स्थायित्व का क्रम क्या होता है। उनका स्थायित्व कुछ इस प्रकार से होता है कि तृतीयक कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी होता है, द्वितीयक उससे कम,
प्राथमिक उससे कम और मिथाइल कार्बोनियम आयन सबसे कम स्थायी होता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है प्रेरणिक प्रभाव। मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने प्रेरणिक प्रभाव को डिस्कस किया है। तो प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई प्रभाव और एक होता है माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव कौन से ग्रुप शो करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें इन सब कार्बोनियम आयनों को तो हम देखते हैं कि तृतीयक कार्बोनियम आयन में 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3 मिथाइल समूह लगे हुए हैं। ये जो मिथाइल समूह हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ये 3-3 लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे हुए हैं, ये और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और इसमें एक भी नहीं है। अब ये जो कार्बोनियम आयन है, इसका जो ये कार्बन है, इस पर आपको धनावेश दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है सब पर, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है इस कार्बन पर। तो जो भी चीज इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगी, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो या चाहे कहीं और से इलेक्ट्रॉन आ रहे हों, जो भी इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, वही इसके स्थायित्व को बढ़ाएगी। तो इस वाले कार्बोनियम आयन में 3-3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे हैं, जो कि इस धनावेश की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ये संरचना स्थायी है। मिथाइल समूह जो होता है उसका प्लस आई प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह ये काम कर रहा है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, 2 मिथाइल समूह है, यहाँ 1 है। तो जैसे जैसे मिथाइल समूह अर्थात जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दाता समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। तो एक रीजन हुआ प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा रीजन है इसके स्थायित्व का अति पर संयुग्मन। आइए हम वो जो पीछे मैंने 4 संरचनाएं बताई थी आपको, कार्बोनियम आयन 4 प्रकार के बताए थे, उसमें से एक यानी इथाइल कार्बोनियम आयन यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने, जिसमें कि C और H और H और उस पर एक मिथाइल समूह लगा हुआ था। ये प्राथमिक कार्बोनियम आयन है, क्योंकि इसमें जिस कार्बन पर धनावेश है वो डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको प्राथमिक कार्बोनियम आयन कहते हैं। इस एक कार्बोनियम आयन के उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन होना जरूरी है। ये रहा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन्स कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इनमें से कोई भी बॉन्ड, आइदर ये और ये और ये, इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति पर संयुग्मन में भाग ले सकता है। अति पर संयुग्मन में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स काम में आते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में काम आएंगे। देखिए किस तरह से, चूंकि इस कार्बोनियम आयन में धनावेश है अर्थात इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और इसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो गई, कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, तो प्लस चार्ज हट गया। अब ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? H पर चला जाएगा। चूंकि H ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन रहित हो गया, यहाँ नो बॉन्ड। ओके, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो पूरी कहाँ से होगी? इधर से। तो अगली संरचना में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर नो बॉन्ड रहेगा। उससे अगली संरचना में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जिसे पूरा करने के लिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अगली संरचना में इस H पर प्लस चार्ज आ गया। हमने क्या देखा इस पूरे में? हमने ये देखा कि 3 अल्फा हाइड्रोजन थे जिन्होंने बारी बारी से अपने ऊपर एक एक बार प्लस चार्ज ले लिया। इस कार्बन का प्लस चार्ज हट गया। पहली संरचना में इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, दूसरी में इस पर और तीसरी में इस पर, और तीनों संरचनाओं में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। चूंकि इस कार्बन के धनावेश को कम करने में इन इलेक्ट्रॉनों ने सहयोग किया है, तो ये जो संरचनाएं बनी हैं ये सभी, इनमें आपको बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, इसलिए ये सभी संरचनाएं अति पर संयुग्मन संरचनाएं
कहलाती हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। एक और चीज जो हमने नोटिस की वो ये थी कि यदि कार्बोनियम आयन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 3 संरचनाएं बन सकती हैं। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर भी मिथाइल समूह होता तो 3 और संरचनाएं बन सकती थी, तब यहाँ सिंगल बॉन्ड होता और फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनता और एक एक करके सभी हाइड्रोजनों पर प्लस चार्ज आता, तो 3 संरचनाएं बढ़ जाती। यहाँ अगर और मिथाइल समूह होता यानी कि 3 मिथाइल समूह होते तो 3 और संरचनाएं बढ़ जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स भी बढ़ते जाएंगे और संरचनाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा संरचनाएं बनेंगी उतना अधिक स्थायित्व होगा। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स तृतीयक कार्बोनियम आयन में बनते हैं, फिर उससे कम द्वितीयक में, उससे कम प्राथमिक में, और सबसे कम मिथाइल कार्बोनियम आयन में तो बनते ही नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वहां अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इस आधार पर हम कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व समझा सकते हैं। आई होप आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।